गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। बेटा मैंने लास्ट क्लास में ग्रुप 16 का डिस्कशन स्टार्ट किया था और ग्रुप 16 के डिस्कशन में हम लोगों ने एनसीईआरटी से ग्रुप 16 का जो अकरेंस है, अकरेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं उनको, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन जो है ये हमने किया हुआ है। और केमिकल प्रॉपर्टीज के डिस्कशन में रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्साइड का डिस्कशन है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, तो ऑक्साइड के डिस्कशन में हमें इनके जो ऑक्साइड्स हैं उनका स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करना है। जैसे आपने ये देखा कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है वो सॉलिड होता है। तो SO2 जो है वो गैस है और सेलेनियम डाइऑक्साइड सॉलिड है। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों ऑब्जर्व हो रहा है? एक गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है जबकि दूसरा सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे मिलेगा। तो मैं अब आपको स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप नोट कर लो, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड। तो देखो, अगर हम सेलेनियम डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर को कंसीडर करें तो सेलेनियम डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर पॉलीमेरिक होता है। सेलेनियम डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर पॉलीमेरिक होता है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है सेलेनियम डाइऑक्साइड का। ऐसा पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है सेलेनियम डाइऑक्साइड का। यहाँ पे सेलेनियम के पास एक लोन पेयर भी होता है। तो ये सेलेनियम डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है और इस पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर की वजह से सेलेनियम डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को कंसीडर करें तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, दो टाइप के स्ट्रक्चर सल्फर ट्राइऑक्साइड के ऑब्जर्व होते हैं। एक इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है और दूसरा इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के मतलब जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर और पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर दोनों ऑब्जर्व होते हैं। पहले मैं इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये SO3 का ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक ट्राइमर। साइक्लिक ट्राइमर ऑफ SO3, साइक्लिक ट्राइमर ऑफ SO3।
ये है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ SO2, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ SeO2। ऑफ SeO2। इसी तरीके से SO3 का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है। अगर SO3 का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर को कंसीडर करें तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ SO3। इसी तरीके से अगर SeO3 को कंसीडर करें तो SeO3 का एक साइक्लिक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। SeO3 का साइक्लिक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। अब जरा देखो, साइक्लिक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर ऑफ SeO3। ये साइक्लिक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर ऑफ SeO3 है। साइक्लिक टेट्रामर ऑफ SeO3। तो ये ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर हैं। अब आप देखो, इसको नोट करने के बाद अगला डिस्कशन जो गिवन है वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन एनसीईआरटी में देखो, तो यहां पे बोल रहे हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 form a large number of halides of the type EX6, EX4 and EX2। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैलाइड बना रहे हैं? तो ये हैलाइड फॉर्मेशन कर रहे हैं EX2, EX4, EX6। ठीक है, EX2, EX4, EX6। तो इसका ये 3 टाइप के हैलाइड्स हैं जिनका ये फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें अगर आप देखो तो जो यहाँ पे EX2 है,
इसके फॉर्मेशन में ई जो है क्या क्या हो सकता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, आप सबको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब इस टाइप का हैलाइड बनाते हैं। लेकिन EX4 और EX6 की बात करें तो EX4 के फॉर्मेशन में ऑक्सीजन नहीं इन्वॉल्व होगा, बाकी सब इन्वॉल्व होंगे, और EX6 के फॉर्मेशन में पोलोनियम इन्वॉल्व नहीं होगा, बाकी सब इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन और पोलोनियम दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होंगे। बेसिकली EX6 के केस में पोलोनियम इसलिए इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट को आप कंसीडर करोगे, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से पोलोनियम जो है इस हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो अब आप देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड्स ऑफ द टाइप EX6, EX4 एंड EX2 where E is an element of the group and X is a halogen. The stability of the halides decreases in the order. तो बोल रहे हैं कि इनमें फ्लोराइड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और आयोडाइड सबसे कम। तो अगर हम इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को कंसीडर करें, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी किसी भी टाइप का आप हैलाइड को कंसीडर करो, तो E जैसे डाई हैलाइड है तो EF2 सबसे ज्यादा, EF2 को अगर कंसीडर करते हुए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ECl2, फिर EBr2 और फिर EI2। ये इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगी। आप अगर टेट्राहैलाइड को कंसीडर करते हो तो टेट्राहैलाइड के केस में भी स्टेबिलिटी ऑर्डर यही रहेगा। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि द स्टेबिलिटी ऑफ द हैलाइड्स डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, फ्लोराइड सबसे ज्यादा स्टेबल एंड आयोडाइड सबसे कम स्टेबल। बोले अमंगस्ट हेक्सा हैलाइड्स, हेक्सा फ्लोराइड्स आर द ओनली स्टेबल हैलाइड्स। अगर हम हेक्सा हैलाइड की बात करें तो यहां पे X जो है, X सिर्फ फ्लोरीन हो सकता है, X यहां पे सिर्फ फ्लोरीन हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते, EX2 की बात करते तो इसमें X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब हो सकते हैं। ठीक है, यहां पे अगर आप देखो तो X में फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ये सर्टेनिटी के साथ ऑब्जर्व होंगे। आयोडीन का आयोडाइड जो है उसका एग्जिस्टेंस डाउटफुल होगा, आयोडाइड यहाँ पे अनस्टेबल होगा। ठीक है, बाकी इसमें E को अगर कंसीडर करें तो यहाँ पे E क्या हो सकता है, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ठीक है, यहाँ पे E को अगर आप कंसीडर करो तो E क्या हो सकता है, E हो सकता है सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। तो बोले कि amongst hexahalides, hexafluorides are the only stable halides. All hexafluorides are gaseous in nature. जितने भी hexafluorides है सब gaseous form में exist करते हैं। They have octahedral structure. Sulfur hexafluoride is exceptionally stable for steric region. तो जो SF6 है, SF6 के बारे में बोल रहे हैं कि ये exceptionally stable है steric region की वजह से। तो यहां पे आप जो है, जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड है SF6, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नोट करो, काफी इंपॉर्टेंट है ये। SF6 के बारे में नोट करो, नोट करो। SF6 इज अ कलरलेस, ओडरलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। SF6 इज अ कलरलेस, odorless, SF6 is a colorless, odorless and non-toxic gas at room temperature. At room temperature.
आगे लिखो, इट इज थर्मली स्टेबल, इट इज थर्मली स्टेबल एंड केमिकली इनर्ट, it is thermally stable and chemically inert, it is thermally stable and chemically inert. आगे लिखो, its chemical inertness is due to, its chemical inertness is due to, its chemical inertness is due to, its chemical inertness is due to the region that, its chemical inertness is due to the region that the 6th fluorine atom, the 6th fluorine atom, the 6th fluorine atom protect it, protect it, the 6th fluorine atom protect it from the reagents, from the reagents, from the reagents to such an extent, to such an extent, to such an extent, to such an extent that even thermodynamically, that even thermodynamically, that even thermodynamically most favorable, even thermodynamically most favorable reaction like hydrolysis, like hydrolysis, like hydrolysis do not occur, do not occur, do not occur in case of SF6, do not occur in case of SF6, do not occur in case of SF6. तो SF6 को केमिकली इनर्ट कौन बनाता है? बोल रहे हैं कि SF6 को केमिकली इनर्ट बना रहा है सल्फर से अटैच फ्लोरीन एटम। जो सल्फर के सराउंडिंग में 6 फ्लोरीन एटम है, ये 6 फ्लोरीन एटम किसी भी टाइप के रिएजेंट को सल्फर तक पहुंचने नहीं देते, ठीक है। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, तो वो सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक भी नहीं हो पाता और फ्लोरीन जो है किसी भी रिएजेंट को सल्फर तक अप्रोच नहीं करने देते। इस वजह से SF6 केमिकली इनर्ट होता है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस जो कि थर्मोडायनेमिकली मोस्ट फेवरेबल रिएक्शन है, SF6 उस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। तो ये इसकी एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। तो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी ये। अब जरा आगे देखो, बोले अमंगस्ट हेक्साफ्लोराइड्स, अमंगस्ट हेक्साफ्लोराइड्स SF4 is a gas, SeF4 is a liquid and TeF4 is a solid। ये ऑब्वियसली ये जो फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है, ये वॉन डेर वाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ में चेंज की वजह से ऑब्जर्व होता है। ये जो फिजिकल स्टेट में आप चेंज देख रहे हो, ये चेंज वॉन डेर वाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ में चेंज की वजह से ऑब्जर्व हो रहा है। ऊपर से नीचे अगर आप जाओगे तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसके करस्पॉन्डिंग फिजिकल स्टेट में चेंज आएगा। तो SF4 is a gas, SeF4 is a liquid and TeF4 is a solid। आगे देखो, बोले these fluorides have sp3d hybridization। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखोगे तो sp3d होता है and thus have trigonal bipyramidal structure in which one of the equatorial position is occupied by a lone pair of electron। तो अगर आप SF4 का स्ट्रक्चर को देखोगे तो SF4 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ये स्ट्रक्चर है SF4 का, ठीक है।
सीसॉ शेप। और ज्योमेट्री की अगर बात करें तो इसकी ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो बोल रहा है कि दिस ज्योमेट्री इज ऑल्सो रिगार्डेड एज सीसॉ ज्योमेट्री। ठीक है, वैसे सीसॉ ज्योमेट्री नहीं बोलते, इसको सीसॉ शेप बोलते हैं। ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होती है। ज्योमेट्री मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन के करस्पॉन्डिंग डिफाइंड है, जबकि शेप को डिफाइन करने के लिए हम लोन पेयर को एक्सक्लूड करके शेप को डिफाइन करते हैं। लोन पेयर जहां पे लाई करता है उसको एक्सक्लूड करके, उसको छोड़ करके बाकी जो ग्रुप्स हैं उनको कंसीडर करते हुए शेप को डिफाइन करते हैं। अब जरा आगे देखो, बोल रहे हैं कि ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट सेलेनियम। क्या लिखा हुआ है? सेलेनियम लिखा हुआ है। ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट सेलेनियम लिखा हुआ है या ऑक्सीजन लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? सर ऑक्सीजन है हमारे में तो। हाँ, ऑक्सीजन ही होना चाहिए। तो ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स। All elements except oxygen form dichlorides and dibromide. These dihalides are formed by sp3 hybridization and thus have tetrahedral structure. The well-known monohalides are dimeric in nature. The well-known monohalides मतलब जैसे आप ये देखो HCl, ये मोनोहेलाइड है, बट ये HCl के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये H2Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि the well-known monohalides are dimeric in nature. Examples are S2F2, S2Cl2, S2Br2, Ac2Cl2 एंड Ac2Br2। इसमें जो S2Cl2 है, इसको मैं कई बार बता चुका हूं आपको, S2Cl2 को मस्टर्ड गैस बनाने के लिए यूज करते हैं। बोला these dimeric halides undergo disproportionation as given below। तो ये जो डायमेरिक मोनोहैलाइड्स हैं, जैसे S2Cl2 को यहाँ पे कंसीडर किया गया, तो बोल रहा है कि ये S2Cl2 यहाँ पे ऐसी सेलेनियम के साथ जो हैलाइड है उसकी बात कर रहे हैं। 2Ac2Cl2 gives ACCl4 प्लस 3Ac। ये रिएक्शन हो रही है जो कि एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सेलेनियम को देखोगे तो सेलेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ पे सेलेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और यहाँ पे सेलेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो +1 से +4 ऑक्सीडेशन, +1 से 0 रिडक्शन। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है जिसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये हैलाइड्स का डिस्कशन है। हैलाइड्स के डिस्कशन में आपने देखा, एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूं कि ये 3 टाइप के हैलाइड बनाते हैं, EX2, EX4, EX6, और एक ये हो गया जो मोनोहैलाइड की बात कर रहे हैं। ये तो कॉमन है, ये सब इसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो EX2, EX4, EX6, जिसमें जो EX2 है उसमें E इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं और X सारे हैलोजन हो सकते हैं। ठीक है, X सारे हैलोजन हो सकते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे बोली गई है कि ऑक्सीजन के केस में, अभी आपने देखा ऑक्सीजन के केस में क्या लिखा गया, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड। ठीक है, ऑक्सीजन के केस में डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब Cl2O एंड Br2O या OCl2 एंड OBr2 ये एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, या ये अनस्टेबल है। और यहाँ पे अगर आप देखो
टेट्राहेलाइड में तो ई जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ करके सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम हो सकता है। और अगर हम एक्स की बात करें तो एक्स फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है। आयोडीन जो है, आयोडीन के साथ कंपाउंड का एग्जिस्टेंस डाउटफुल होगा। और अगर आप EX6 को कंसिडर करते हो तो इसमें एक्स सिर्फ फ्लोरीन हो सकता है, और ई की बात करें तो ई जो है वो सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम हो सकता है। ठीक है, बाकी इनकी जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में बोल रहे हैं कि किसी भी कैटेगरी का जो हैलाइड है अगर उसको देखो तो फ्लोराइड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और आयोडाइड सबसे कम स्टेबल। फ्लोराइड सबसे ज्यादा स्टेबल और आयोडाइड सबसे कम स्टेबल। ठीक है, और अगर हम हेक्सा फ्लोराइड्स को कंसिडर करते हैं, हेक्सा फ्लोराइड्स में जो SF6 है, SF6 एक्सेप्शनली स्टेबल होता है, केमिकली इनर्ट होता है। इसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक अभी मैंने आपको बताया हुआ है। और अगर हम ये मोनोहैलाइड्स की बात करें तो मोनोहैलाइड्स जो है वो डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और मोनोहैलाइड्स के अंदर डिस्प्रोपोर्शनेट होने की टेंडेंसी होती है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है हैलाइड्स की। अब आगे बढ़ते हैं। डाई ऑक्सीजन। ठीक है, अभी इस ग्रुप के जो कंपाउंड्स हैं उनको कंसिडर किया जा रहा है। तो सबसे पहले डाई ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन को डिस्कस कर रहे हैं। डाई ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। तो देखो बेटा क्या गिवन है इंफॉर्मेशन। बोल रहा है कि डाई ऑक्सीजन कैन बी ऑब्टेन्ड इन द लेबोरेटरी बाय द फॉलोइंग वेज। कैसे इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं? बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट्स सच एज क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स, परमैंगनेट्स, डाइक्रोमेट्स। इनको भी आप कंसिडर कर सकते हो, डाइक्रोमेट को भी आप कंसिडर कर सकते हो। बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट सच एज क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स, परमैंगनेट्स एंड डाइक्रोमेट्स। ठीक है, तो इनको हीट करने पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। मैंने पहले भी बताया हुआ आपको कि जो कंपाउंड हीट करने पे ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और जो कंपाउंड हीट करने पे ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब जैसे यहाँ पे पोटेशियम परक्लोरेट वाली रिएक्शन गिवन है, बाकी रिएक्शन को भी आप यहाँ पे नोट कर लो। जैसे पोटेशियम क्लोरेट है, इसको हीट कर रहे हैं MnO2 की प्रेजेंस में। MnO2 यहाँ पे कैटलिस्ट है, तो यहाँ पे KCl सॉलिड और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। ये रिएक्शन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम परमैंगनेट को हीट करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट है, अगर इसको हीट करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करने पे यहां पे फॉर्म होता है K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मेशन होता है प्लस MnO2 प्लस O2। पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हीट करते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मेशन होता है MnO2 प्लस O2। इसी तरीके से अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करने पे पोटेशियम नाइट्राइट बनता है और O2। पोटेशियम नाइट्राइट बनता है और O2 बनता है। इसी तरीके से अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट है, अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट है और इसको हम हीट कर रहे हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करने पे
K2CrO4 बनता है प्लस Cr2O3 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, Cr2O3 का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कोई परऑक्साइड को आप हीट कर रहे हैं, लाइक बेरियम परऑक्साइड है, अगर बेरियम परऑक्साइड को हीट कर रहे हैं तो बेरियम परऑक्साइड को हीट करने पे बेरियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, बेरियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। आगे देखो, बोले बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन of the oxides of metal low in the electrochemical series and higher oxides of some metals। तो आप याद करो, मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिस्कस करते हुए कि जैसे जैसे मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज करती है उसके ऑक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करती है। मेटल जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसका ऑक्साइड उतना ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा। मेटल जितना कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसका ऑक्साइड उतना कम थर्मली स्टेबल होगा। तो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम जाते हो तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज करती जाती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज करने पे ऑक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाइड्रोजन से नीचे लाई करने वाले जो मेटल्स हैं, इनफैक्ट कुछ ऐसे भी मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर लाई कर रहे हैं, उनके ऑक्साइड्स लेस थर्मली स्टेबल होते हैं। हीट करने पे वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखाते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स लो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड हायर ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स। तो अब जैसे आप देख रहे हो कि Ag2O है, Ag2O को हीट किया जा रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए Ag2O जो है वो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखाता है। इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। ठीक है, Ag2O एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि हीट करने पे ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, वो भी स्लाइटली हीट करने पे। ऐसे ही मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, अगर आप इसको हीट करोगे तो हीट करने पे ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऐसे ही रेड लेड Pb3O4 इज कॉल्ड रेड लेड। Pb3O4 जो कि एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, इसको रेड लेड भी बोलते हैं। तो Pb3O4 को अगर हीट करते हैं तो हीट करने पे ये PbO का फॉर्मेशन करता है जिसको लिथार्ज बोलते हैं। PbO इज कॉल्ड लिथार्ज एंड ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। ये रेड लेड है और ये है लिथार्ज। ऐसे ही लेड डाइऑक्साइड है, लेड डाइऑक्साइड, ये भी हीट करने पे लिथार्ज का फॉर्मेशन करता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो ये सब ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखाएंगे क्योंकि ये हीट करने पे ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं।
इसी तरीके से आगे देखो, बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड is readily decomposed into water and dioxygen by catalysts such as finely divided metal and manganese dioxide. Hydrogen peroxide is readily decomposed into water and dioxygen by catalysts such as finely divided metal and manganese dioxide. तो इस तरीके से भी ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो ये भी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने का एक मेथड है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसके साथ हम कोई मेटल यूज कर रहे हैं या MnO2 यहाँ पे कैटलिस्ट है, तो रिएक्शन के थ्रू H2O लिक्विड और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकते हो। बाकी एक तरीका और है जो कि इसका ऑक्सीजन का लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बोला जाता है। तो लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या करते हैं, सोडियम पेरोक्साइड को कंसीडर करते हैं, सोडियम पेरोक्साइड, और इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, सोडियम पेरोक्साइड को हाइड्रोलाइज करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस के थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। लेबोरेटरी में ऑक्सीजन को इस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, इसको लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बोलते हैं। ये लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ऑक्सीजन का। अब देखो, लार्ज स्केल पे अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना है तो बोले कि ऑन लार्ज स्केल इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वाटर और एयर, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से और एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो जिसमें एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऑक्सीजन को भी प्रोड्यूस करते हैं और नाइट्रोजन को भी प्रोड्यूस करते हैं। आपने मेथड को लास्ट ग्रुप में देखा भी था नाइट्रोजन के प्रिपरेशन के लिए, जिसको मैंने बोला था लिंडे एंड क्लॉड प्रोसेस। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो इसको क्लॉड प्रोसेस बोलते हैं। तो बोले कि ऑन लार्ज स्केल इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर और एयर। Electrolysis of water leads to the release of hydrogen at the cathode and oxygen at the anode. ठीक है, हाइड्रोजन एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन एट द एनोड, ये रिएक्शन होती है H2O लिक्विड, इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। ये प्रोड्यूस होती है एट कैथोड और ये प्रोड्यूस होती है एट एनोड। अगर आप यहां पे देखो तो 2 मोल वाटर को अगर आपने कंसीडर किया है तो 2 मोल वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है। 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि 4 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 2 मोल वाटर कि अगर आप कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो तो उसके लिए 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी। 4 फैराडे का मतलब 4 मोल इलेक्ट्रॉन को आपको पास करना पड़ेगा। और आप ये देख सकते हो कैसे है ये सब कुछ। यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखो तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो 4 हाइड्रोजन है तो +4, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0।
तो +4 से 0 4 यूनिट का रिडॉक्स चेंज हुआ है। ऐसे ही ऑक्सीजन को अगर आप देखो तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -2 है, तो 2 ऑक्सीजन है तो -4 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 0, तो उधर भी 4 यूनिट का रिडॉक्स चेंज हो रहा है। तो इसलिए अगर आप देखो तो 2 मोल वाटर के करस्पॉन्डिंग 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। आगे देखो बोला इंडस्ट्रियली डाइऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर बाय फर्स्ट रिमूविंग, ये क्लॉट प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो बोला इंडस्ट्रियली डाइऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर बाय फर्स्ट रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, and then the remaining gases are liquefied and fractionally distilled to give dinitrogen and dioxygen. To give dinitrogen and dioxygen. तो ये तो हो गया ऑक्सीजन का प्रिपरेशन मेथड। इसका इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है क्लॉट प्रोसेस। इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है क्लॉट प्रोसेस, जिसमें हम एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं, ठीक है। और लार्ज स्केल पे ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए ये वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस को भी कंसिडर करते हैं। लैबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये है, ये लैबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बाकी तो कॉमन मेथड्स हैं। अब जरा आगे देखो प्रॉपर्टीज, डाइऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज क्या है। तो बोला डाइऑक्सीजन इज अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। It is a colorless and odorless gas. Its solubility in water is to the extent of 3.08 centimeter cube in 100 centimeter cube water at 293 Kelvin, which is just sufficient for the vital support of marine and aquatic life. ध्यान देना 100 मिलीलीटर वाटर में सिर्फ 3.08 मिलीलीटर ऑक्सीजन का डिसॉल्व होता है। ध्यान देना ये 3.08 मिलीलीटर लिक्विड ऑक्सीजन नहीं है, 3.08 मिलीलीटर गैसियस ऑक्सीजन है। 100 मिलीलीटर वाटर में 3.08 मिलीलीटर ऑक्सीजन का डिसॉल्व ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, और बोल रहा है कि यही अमाउंट एक्वेटिक लाइफ और मेरीन लाइफ को सपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट है। आगे बता रहा है इट लिक्विफाइज एट 90 केल्विन, इट लिक्विफाइज एट 90 केल्विन एंड फ्रीजेस एट 55 केल्विन। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 90 केल्विन है और फ्रीजिंग पॉइंट 55 केल्विन है। ऑक्सीजन एटम हैज 3 स्टेबल आइसोटोप्स, ऑक्सीजन 16 जो सबसे कॉमन है, उसके अलावा ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18 भी एग्जिस्ट करता है, ये रेडियो एक्टिव है। Molecular oxygen O2 is unique in being paramagnetic in spite of having even number of electrons। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये, और इसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाता है। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के बेसिस पे समझा जा सकता है। जब आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आपको वहां पे देखने को मिलता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की वजह से ये पैरामैग्नेटिक है। तो बोल रहा है कि ऑक्सीजन इज यूनिक इन बीइंग पैरामैग्नेटिक इन स्पाइट ऑफ हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डाइऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट्स विथ नियरली ऑल मेटल्स, Dioxygen directly reacts with nearly all metals and non-metals except some metals, for example gold and platinum। तो गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़ करके बाकी जितने भी मेटल और नॉन मेटल है उनसे ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाता है। इट्स कॉम्बिनेशन विथ अदर एलिमेंट्स इज ऑफन स्ट्रांगली, सारा देख लिया। अरे बालदे साहब
होश में रहो, होश में। तो बोल रहा है कि डाई ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट्स विथ नियरली ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्सेप्ट सम मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड प्लैटिनम एंड सम नोबल गैसेस। इट्स कॉम्बिनेशन विथ अदर एलिमेंट्स इज ऑफन स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक। बोले कि ऑक्सीजन जो है जब एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो इसका कॉम्बिनेशन मोस्टली क्या होता है, स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक होता है। मतलब जब ये दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। विच हेल्प्स इन सस्टेनिंग द रिएक्शन, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है जो हो रही है वो उसको मतलब जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराने के लिए सपोर्ट करती है। which helps in sustaining the reaction. However, to initiate the reaction, some external heating is required. लेकिन उसके बावजूद भी बोल रहे हैं कि एक बार प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए कुछ एक्सटर्नल हीटिंग की जरूरत होती है। आप एक बार प्रोसेस को इनिशिएट कर दो, उसके बाद ये रिएक्शन अपने आप से आगे मेंटेन रहती है, क्योंकि रिएक्शन स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक है, तो इसमें से क्या होगा, एक बार आपने प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया, ऑक्साइड फॉर्मेशन शुरू हो गया, तो फिर वो लगातार चलता रहता है, बिकॉज रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो जो हीट रिलीज हो रही है वो रिएक्शन को आगे मेंटेन रखती है टिल कंप्लीशन। However, to initiate the reaction, some external heating is required as bond dissociation enthalpy of oxygen double bond is high. तो भाई अब आप यहाँ पे देखो, बोल रहे हैं कि क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो एक बार तो आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक्सटर्नल हीटिंग रिक्वायर्ड है। एक बार बॉन्ड ब्रेक हो गया तो फिर ऑक्साइड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, और ऑक्साइड फॉर्मेशन जब होगा तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। वो हीट आगे जो फर्दर बॉन्ड ब्रेकिंग है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की, वो ब्रेकिंग को अपने आप से वो परफॉर्म करता है, इसलिए ऑक्साइड फॉर्मेशन कंप्लीशन तक चलता है। तो बोले however to initiate the reaction some external heating is required as bond dissociation enthalpy of oxygen double bond is high. Some of the reactions of dioxygen with metals, non-metals and other compounds are given below. तो जैसे आप देख रहे हो कि कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है, और ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाती है। एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके एल्यूमिना बनाता है, ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होती है। आप ये लिख सकते हो, कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन की जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, वहां पे रूम टेम्परेचर आप लिख सकते हो। और एल्युमिनियम के साथ जो ऑक्सीजन की रिएक्शन है जिसमें एल्यूमिना बन रहा है, ये हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। ऐसे ही फास्फोरस को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करने पे P4O10 बनता है, जिसमें आपने देखा कि व्हाइट फास्फोरस तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही बर्न करने लगता है, ठीक है। और जो रेड फास्फोरस है, रेड फास्फोरस को आपको स्लाइटली हीट करना पड़ेगा विथ ऑक्सीजन। इसी तरीके से कार्बन ऑक्सीजन के साथ हीट करने पे CO2 बनाता है। जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ZNO और SO2 का फॉर्मेशन करता है। अब आप इस रिएक्शन को रोस्टिंग रिएक्शन बोल सकते हो। ZNS plus 3O2 gives ZNO plus SO2। ये जो रिएक्शन है ये रोस्टिंग रिएक्शन है। ऐसे ही मेथेन को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे तो एक कंबस्शन रिएक्शन है, CO2 और H2O बन गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर सिया का मैसेज आया कि उसे एंट्री दे दो, वो वेटिंग रूम में होगी शायद। ठीक है,
तो आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन जो है वो मेटल से भी रिएक्ट कर रहा है, नॉन मेटल से भी रिएक्ट कर रहा है, और डिफरेंट कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है जो कंबस्टिबल है, और रिएक्ट करके वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है, ऑक्साइड फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे कैल्शियम जो है वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो उसके साथ ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाता है। बट एल्युमिनियम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, मतलब मॉडरेटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो वो ऑक्सीजन के साथ स्ट्रांगली हीट करने पे रिएक्ट करता है। ठीक है, ऐसे ही फास्फोरस में व्हाइट फास्फोरस है, तो व्हाइट फास्फोरस तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही बर्न करने लगता है, लेकिन रेड फास्फोरस को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने के लिए आपको स्लाइटली हीट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट सेम बनते हैं। ठीक है, अगर कार्बन है, कोक है या कोल है, तो उसको ऑक्सीजन के साथ इनिशियली आपको हीट करना पड़ेगा। एक बार आपने इनिशिएट कर दिया, उसके बाद फिर वो रिएक्शन अपने आप से मेंटेन रहती है। ऐसे ही जिंक सल्फाइड के साथ ऑक्सीजन को अगर आप रिएक्ट कराते, ये रोस्टिंग रिएक्शन है जिसमें ZNO और SO2 बन रहा है। और मीथेन यानी कि जो हाइड्रोकार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबशन में पार्टिसिपेट करते हैं, CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है अगर ऑक्सीजन एक्सेस में है। अगर ऑक्सीजन लिमिटिंग अमाउंट में होगा तो फिर ऐसी सिचुएशन में इनकम्प्लीट कंबशन होगा और वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होगी। आगे देखो, बोले सम कंपाउंड्स आर कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज्ड, जैसे SO2 है, तो SO2 ऑक्सीजन के साथ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है अगर वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट को यूज करते हैं, तो SO2 SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में यही SO3 H2SO4 फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, और ये रिएक्शन जो है वो कांटेक्ट प्रोसेस में ऑब्जर्व होती है। सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर के लिए कांटेक्ट प्रोसेस को यूज करते हैं, वहां पे ये रिएक्शन ऑब्जर्व होती है। आप इसमें लिख सकते हो कांटेक्ट प्रोसेस, इसके साथ कांटेक्ट प्रोसेस आप लिख लो। इसी तरीके से क्लोरीन बनाने के लिए डेकन प्रोसेस को यूज किया जाता है। तो ये अगली जो रिएक्शन लिखी हुई है 4HCl + O2 गिव्स इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, 700 केल्विन पे रिएक्शन होती है तो क्लोरीन बन जाता है प्लस H2O। ये डेकन्स प्रोसेस है, DECON, डेकन्स प्रोसेस। इसी तरीके से ऑक्सीजन से आप ओजोन भी बना सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अभी आगे ओजोन के फॉर्मेशन में भी आप इस रिएक्शन को देखोगे, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन को साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास करते हैं, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होना चाहिए, स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए, तो ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। यूजेस में देखो, बोला है कि इन एडिशन टू इट्स इंपॉर्टेंस इन नॉर्मल रिस्पायरेशन एंड कंबशन प्रोसेसेस, ऑक्सीजन इज यूज्ड इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग जिसको गैस वेल्डिंग बोलते हैं, तो उसमें भी ऑक्सीजन को यूज करते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी मेटल्स, पर्टिकुलरली स्टील, स्टील बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर वाइडली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग and in mountaineering. The combustion of fuels, for example hydrogens in liquid oxygen, provides tremendous thrust in rockets. तो ये सब ऑक्सीजन के यूजेस हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये इंटेक्स क्वेश्चन में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन डायरेक्टली, जिंक, टाइटेनियम, प्लैटिनम, आयरन। तो आंसर क्या है? प्लैटिनम। ठीक है, गोल्ड और प्लैटिनम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते डायरेक्टली। इसी तरीके से बोला कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो अब ये कंबस्शन रिएक्शन है, आप लिख सकते हो।
और इसी तरीके से नीचे वाली रिएक्शन में एल्यूमिना फॉर्मेशन, उसको बैलेंस करके आप लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद अगला डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्साइड्स का। ठीक है, ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स को डिस्कस करने के लिए आप जरा बुकलेट निकालो, बुकलेट में ज्यादा अच्छे से ये इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, बुकलेट में जो है ये इनको क्लासिफाई करके लिखा हुआ है, तो आप इसको बुकलेट से देखो। बुकलेट में देखो पेज नंबर 35, अरेंज कर लिया सबने? पेज नंबर 35। देखो, तो यहाँ पे जो ऑक्साइड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, एक तो उनके नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। तो इसमें एसिडिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, एम्फोटरिक ऑक्साइड। ये क्लासिफिकेशन जो है उनके नेचर के बेसिस पे है। तो नेचर के बेसिस पे अगर देखा जाए तो ऑक्साइड को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड एम्फोटरिक। तो एसिडिक ऑक्साइड में बोल रहे हैं कि दे डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म ऑक्सी एसिड्स। दे डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म ऑक्सी एसिड्स। जो एसिडिक ऑक्साइड होंगे उनकी क्या स्पेशलिटी है, जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये ऑक्सी एसिड्स बना लेते हैं। एक और बात आप बोल सकते हो कि ये बेस से रिएक्ट करते हैं। जो बेसिस से रिएक्ट करते हैं ऑक्साइड्स, एसिड से रिएक्ट नहीं करते, जो बेस से रिएक्ट करते हैं उनको हम एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल CO2, SO2, SO3, N2O5, N2O3, V2O5, P4O6, P4O10, Cl2O7, CrO3, Mn2O7, ये सब जो है एसिडिक ऑक्साइड है। तो आप देख रहे हो कि इनमें से ज्यादातर तो नॉन मेटल के ऑक्साइड है, और अगर मेटल के ऑक्साइड की बात करें तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +5 या उससे ज्यादा है तो ऑक्साइड हमेशा एसिडिक ही होगा। तो ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया एसिडिक ऑक्साइड। फिर उसके बाद दूसरा है बेसिक ऑक्साइड। तो बोले दे आइदर डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कालीज और कंबाइन विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स। वो ऑक्साइड्स बेसिक ऑक्साइड बोले जाते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने पे एल्काली का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब बेस का फॉर्मेशन करते हैं, या जो एसिड से रिएक्ट करते हैं, जो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। तो दे आइदर डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कालीज और कंबाइन विथ एसिड्स टू फॉर्म salts and water or combine with acidic oxides to form salts. In general, metallic oxides are basic. तो जैसे आप देख रहे हो Na2O, CaO, CuO, FeO, BaO, ये सब बेसिक ऑक्साइड्स हैं। अब यहाँ पे जैसे CuO है, H2SO4 से रिएक्ट कराया तो देख रहे हो CuSO4 और H2O बन गया। Na2O को अगर हम वाटर के साथ कंबाइन कराते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ऑब्वियसली Na2O को अगर आप किसी एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्ट कराओगे तो ये एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्ट कर जाएगा, जैसे CO2 से रिएक्ट करके ये Na2CO3 बना लेगा।
ऐसे ही BaO है SO3 से कंबाइन करके BaSO4 बना लेता है, BaO है वो HCl से कंबाइन करके BaCl2 और H2O का फॉर्मेशन कर लेता है। तो जो बेसिक ऑक्साइड्स है वो वाटर से कंबाइन करके या तो एल्काली का फॉर्मेशन करते हैं या वो एसिड से रिएक्ट कर जाते हैं, या एसिड से रिएक्ट कर सकते हैं, एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेचुरल अपने तरीके से लिखा हुआ है, ये न्यूट्रल है, ये नेचुरल नहीं है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स, तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स आप उनको बोलोगे जो ना तो एसिड से रिएक्ट करते हैं ना बेस से रिएक्ट करते हैं। दे नाइदर रिएक्ट्स विथ एसिड्स नॉर बेसिस। ठीक है, तो अब इसके ये 3 एग्जाम्पल हैं, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, ये आपको रटा होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, CO, N2O और NO, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं बिकॉज ये ना तो एसिड से रिएक्ट करते हैं ना बेस से रिएक्ट करते हैं। फिर एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स हैं। एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स उनको बोला जाता है जो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं। वो ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं उनको एम्फोट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो कि जिंक ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया तो Na2ZnO2 और H2O बना लेते हैं। इसी तरीके से जिंक ऑक्साइड को अगर आप HCl से रिएक्ट कराओ तो ये ZnCl2 और H2O का फॉर्मेशन कर लेता है। तो आप देख रहे हो कि ये एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, इसलिए ये एम्फोट्रिक ऑक्साइड है। तो इसके और एग्जांपल बता रहे हैं, ZnO, Al2O3, BeO, Sb2O3, Cr2O3, PbO एटसेट्रा। ठीक है, ZnO, Al2O3, BeO, Sb2O3, Cr2O3, PbO एटसेट्रा। तो ये सब एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स हैं क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। तो ये चारों क्लासिफिकेशन क्लियर हो गए बेटा? ये नेचर के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन ऑक्साइड का क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब इसके बाद आप देखो, इसके बाद ऑक्साइड्स के फर्दर कुछ क्लासिफिकेशन आते हैं। जैसे ऑक्साइड के क्लासिफिकेशन को कंसिडर करें तो एक तो सिंपल ऑक्साइड हो गया, एक परऑक्साइड हो गया, एक सुपर ऑक्साइड हो गया, एक सब ऑक्साइड हो गया, एक सेस्क्वी ऑक्साइड हो गया, एक मिक्स्ड ऑक्साइड हो गया। ठीक है, ऑक्साइड के फर्दर क्लासिफिकेशन आते हैं। कौन कौन से क्लासिफिकेशन है? सिंपल ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड, सेस्क्वी ऑक्साइड, सब ऑक्साइड। ठीक है, तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है जिसमें आप यहां पे देख रहे हो बुकलेट में मिक्स्ड ऑक्साइड, परऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सब ऑक्साइड, ये डिस्कशन है। एक सेस्क्वी ऑक्साइड भी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड क्या होता है? सिंपल ऑक्साइड का मतलब वो ऑक्साइड जिसके अंदर ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंपल ऑक्साइड में आप लिख सकते हो those oxides in which oxygen is present, those oxides in which oxygen is present in -2 oxidation state, those oxides in which oxygen is present in -2 oxidation state are called simple oxides, are called simple oxides। ठीक है, तो सिंपल ऑक्साइड्स जो है वो
मतलब मेटालिक ऑक्साइड भी हो सकते हैं और नॉन मेटालिक ऑक्साइड भी हो सकते हैं, ठीक है। बोथ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। तो ये तो बात हो गई सिंपल ऑक्साइड की। सिंपल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 होगी, ठीक है। तो ये जैसे आप यहाँ पे बोल सकते हो CO है, Na2O है, CaO है, MgO है, ठीक है, PbO है, PbO2, ये सब क्या है? दे आर सिंपल ऑक्साइड्स, ये सिंपल ऑक्साइड्स है। फिर उसके बाद बात आती है मिक्स्ड ऑक्साइड्स की। मिक्स्ड ऑक्साइड्स, मिक्स्ड ऑक्साइड्स उनको बोला जाता है जहां पे ऑक्सीजन के साथ जो दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है, जहां पे ऑक्सीजन के साथ जो दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्वायर करता है। मिक्स्ड ऑक्साइड में ये स्पेशल बात होती है, तो लिख लो दोज ऑक्साइड्स in which other element acquire multiple oxidation state. Those oxides in which other element acquire multiple oxidation state are called mixed oxide. अब एक बात और इंपॉर्टेंट है, मिक्स्ड ऑक्साइड जो है दो सिंपल ऑक्साइड के मिक्सचर होते हैं। लिख लो दे आर द मिक्सचर ऑफ टू सिंपल ऑक्साइड्स। जैसे आप देखो रेड लेड को अगर कंसीडर करें तो ये मिक्सचर होता है लिथार्ज और PbO2 का। लिथार्ज और PbO2 का मिक्सचर है, ठीक है। इसी तरीके से मैग्नेटाइट को अगर हम कंसीडर करें Fe3O4, इट इज अ मिक्सचर ऑफ Fe2O3 एंड FeO। Fe2O3 एंड FeO ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। इसी तरीके से अगर हम कंसीडर कर रहे हैं Mn3O4 को, तो Mn3O4 इज मिक्सचर ऑफ MnO एंड MnO2। तो ये सब मिक्स्ड ऑक्साइड है। मिक्सचर ऑफ टू सिंपल ऑक्साइड्स आर कॉल्ड मिक्स्ड ऑक्साइड्स, ठीक है। मिक्स्ड ऑक्साइड्स के बाद फिर अगला डिस्कशन देखो परऑक्साइड्स का है। तो बोल रहा है कि दीज कंपाउंड्स रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड्स एंड फॉर्म H2O2 एंड हैव परऑक्साइड आयन। तो ये इन कंपाउंड्स की क्या स्पेशलिटी है? बोल रहा है कि डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो वो ऑक्साइड्स जो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं उनको हम परऑक्साइड्स बोलते हैं। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि इन दीज ऑक्साइड्स ऑक्सीजन possess -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन दीज ऑक्साइड्स ऑक्सीजन possess -1 ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो अब जरा देखो रिएक्शन क्या होती है। जैसे Na2O2 है, Na2O2 को हमने H2SO4 से रिएक्ट कराया, तो यहाँ पे H2O2 बन जाता है एंड Na2SO4। Na2O2 है, इसको अगर हम H2SO4 से रिएक्ट करा रहे हैं तो Na2SO4 और H2O2 का फॉर्मेशन होता है। अगर हम Na2O2 को वाटर से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, Na2O2 को वाटर से रिएक्ट कराते हैं, तब ये रिएक्शन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीजन। Na2O2 को अगर हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। ये ध्यान देना है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अगर Na2O2 को हाइड्रोलाइज करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और अगर Na2O2 को हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ, यहाँ पे कोल्ड कंडीशन होती है, लो टेम्परेचर पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड और Na2SO4 बनता है। तो ये तो बात हो गई पेरोक्साइड्स की। तो बोला दीज कंपाउंड्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स एंड फॉर्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हैव O2 नेगेटिव आयन। फॉर एग्जांपल सोडियम पेरोक्साइड, पोटेशियम पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड, CrO5। CrO5 को अगर कंसीडर करें तो CrO5 का स्ट्रक्चर आपने पहले भी देखा होगा, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है CrO5 का। ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें आप देखो ये ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये -1, ये -1, ये वाला ऑक्सीजन -2। तो टोटल 5 ऑक्सीजन है, इनमें से 4 पेरोक्साइड के फॉर्म में और 1 ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट। टोटल 5 ऑक्सीजन है, 5 में से 4 जो है वो पेरोक्साइड के फॉर्म में और 1 ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब जैसे देखो इसमें एक बात और बोल रहा है कि डाई ऑक्साइड बोले कंटेन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन बट डू नॉट फॉर्म 2O2 with dilute acid. They evolve chlorine with concentrated HCl and oxygen with concentrated H2SO4. They contain O2 negative ion. अच्छा, ये डाई ऑक्साइड के बारे में बता रहा है कि दे कंटेन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन बट डू नॉट फॉर्म ऑक्सीजन विथ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ ऑक्सीजन फॉर्म नहीं करते ये। दे इवॉल्व क्लोरीन विथ कंसंट्रेटेड HCl एंड ऑक्सीजन विथ कंसंट्रेटेड H2SO4. दे कंटेन O2 नेगेटिव आयन, जैसे PbO2 और MnO2 की बात कर रहे हैं। PbO2 और MnO2 की बात कर रहे हैं। इसमें आप देख रहे हो MnO2 HCl से रिएक्ट करके बना रहा है MnCl2, Cl2 एंड H2O। और जो MnO2 है ये H2SO4 से जब इसको रिएक्ट करा रहे हैं तो ये MnSO4, O2 और H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। MnSO4, O2 एंड H2O। अब बता रहा है यही बिहेवियर जो है वो PbO2 का भी होगा। अगर आप PbO2 को आप HCl से रिएक्ट कराओगे तो PbO2 reacts with HCl to give PbCl2, Cl2 and H2O। आप अगर देखो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +2 में कन्वर्ट हो रही है, और क्लोरीन में कुछ क्लोरीन तो रिडॉक्स चेन में नहीं इन्वॉल्व है, जैसे यहाँ पे जो क्लोरीन है और इसके अंदर जो क्लोरीन है ये सेम ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्लोरीन जो है वो रिडॉक्स चेन में इन्वॉल्व है।
तो सिमिलर रिएक्शन जो है वो MnO2 के साथ भी हो रही है। इसी तरीके से बोल रहे हैं कि अगर हम PbO2 को H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं, अगर PbO2 को H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो ये रिएक्शन होगी, लेड सल्फेट बन जाएगा, लेड सल्फेट बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है एंड H2। यानी कि ये जो डाई ऑक्साइड्स है, डाई ऑक्साइड्स की क्या स्पेशलिटी है, HCl से रिएक्ट करके ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते। HCl से रिएक्ट करके ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि HCl से रिएक्ट करके ये क्लोरीन प्रोड्यूस करते हैं, और H2SO4 से रिएक्ट करके ये ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। देन सुपर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स तो बोले दे कंटेन, ये गलत लिखा हुआ है, O2 नेगेटिव ऐसे नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये तो ऑक्साइड हो गया। दे कंटेन O2 नेगेटिव आयन, ये होना चाहिए O2 नेगेटिव आयन। दे कंटेन O2 नेगेटिव आयन एंड रिएक्ट्स विथ वाटर फॉर्मिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ऑक्सीजन। दे कंटेन O2 नेगेटिव आयन यानी कि सुपर ऑक्साइड आयन, एंड रिएक्ट्स विथ वाटर फॉर्मिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो वाटर से रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अब रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन देख लो। जैसे अगर हमने KO2 को कंसीडर किया तो KO2 वाटर से रिएक्ट करके, ठीक है, वाटर से रिएक्ट करके ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। अगर पोटेशियम सुपर ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराए तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है और ऑक्सीजन बनता है। जबकि अगर हम पोटेशियम पेरोक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, जब हम इसको वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो यहां पे बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। पोटेशियम, यहाँ पे 2H2O, तो 2KOH प्लस H2O2 बनता है, 2KOH प्लस H2O2, और बाद में ये H2O2 जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाएगा H2O एंड ऑक्सीजन में, ठीक है, H2O एंड ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो आप अगर दोनों में डिफरेंस देखो तो दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम ये सुपर ऑक्साइड को कंसीडर करें, सुपर ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो सुपर ऑक्साइड के हाइड्रोलिसिस से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एल्काली बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। जबकि अगर हम पेरोक्साइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो पेरोक्साइड के हाइड्रोलिसिस से अगर आप ओवरऑल रिएक्शन को देखो बेटा, तो ओवरऑल रिएक्शन तो ये होगी K2O2 प्लस H2O प्लस H2O। क्यों, देखो यहाँ पे 2H2O यूज किया, उसमें से एक H2O रीजनरेट हो गया, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं K2O2 प्लस H2O गिव्स 2KOH प्लस हाफ O2। तो जो पेरोक्साइड है
वो हाइड्रोलिसिस के थ्रू एल्कैली और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जबकि सुपर ऑक्साइड की जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। आप दोनों में डिफरेंस देखना, ये इंपॉर्टेंट है। जब सुपर ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस कराते हो तो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, जबकि अगर आप पेरोक्साइड की हाइड्रोलिसिस कराते हो तो हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। अब जैसे इसके एग्जांपल बता रहे हैं कि KO2, RbO2, CSO2 एटसेट्रा। इसके बाद फिर अगला क्लासिफिकेशन गिवन है सब ऑक्साइड्स का। तो सब ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बोल रहा है कि दे कंटेन लेस ऑक्सीजन देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द नॉर्मल वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। जो एलिमेंट की नॉर्मल वैलेंसी है उससे, उसके कंपेयर में कम ऑक्सीजन अगर कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है तो वो सब ऑक्साइड है। तो जैसे सब ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये दो सब ऑक्साइड्स, ये सब ऑक्साइड्स हम कंसीडर करते हैं। एक सबसे कॉमन तो C3O2 है, कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं। इसके अलावा दो सब ऑक्साइड और है, एक तो लेड का सब ऑक्साइड है Pb2O। इसी तरीके से एक सब ऑक्साइड मरकरी का भी होता है Hg2O। C3O2, Pb2O, Hg2O, ये सब ऑक्साइड्स है। ये कार्बन सब ऑक्साइड है, ये लेड सब ऑक्साइड है, ये मरकरी सब ऑक्साइड है। ठीक है। C3O2 का स्ट्रक्चर यूनिक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है C3O2 का। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो तो इसमें ये जो बीच वाला कार्बन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और बाकी दोनों कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो सब ऑक्साइड्स क्या होता है? दे कंटेन लेस ऑक्सीजन देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द नॉर्मल वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। तो ये सब ऑक्साइड का डिस्कशन हो गया। अब आप नोट करो सेस्क्वी ऑक्साइड। सेस्क्वी ऑक्साइड जिसके बारे में बुकलेट में इंफॉर्मेशन नहीं है। सेस्क्वी ऑक्साइड, SESQUIOXID, सेस्क्वी ऑक्साइड। सेस्क्वी ऑक्साइड नोट करो इसके बारे में, लिखो एनी ऑक्साइड्स containing three oxygen atom, any oxides containing 3 oxygen atom for every, any oxides containing 3 oxygen atom for every 2 atom of other elements, for every 2 atom of the other elements, for every 2 atoms of the other elements are called sesquioxide, are called sesquioxide. For example, B2O3, N2O3, B2O3, N2O3, Cr2O3, V2O3 एटसेट्रा, ये सब सेस्क्वी ऑक्साइड है। इनको सेस्क्वी ऑक्साइड बोलते हैं। तो अगर किसी ऑक्साइड में 3 ऑक्सीजन एटम के करस्पॉन्डिंग दूसरे एलिमेंट के 2 एटम हैं तो उसको हम सेस्क्वी ऑक्साइड बोलते हैं।
तो ये सारा डिस्कशन समझ में आ गया। ऑक्साइड्स का डिस्कशन क्लियर हो गया बेटा, नेचर के बेसिस पे, और उसके बाद जो फर्दर क्लासिफिकेशन थे। ठीक है, अब आप एक बार फिर से एनसीईआरटी निकालो। एनसीईआरटी में देखो, ओजोन को डिस्कस किया जा रहा है। ओजोन, तो बोले ओजोन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, इट इज टू रिएक्टिव टू रिमेन फॉर लॉन्ग इन द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल। तो बोले ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए सी लेवल के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वहां पे ये एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे ज्यादा टाइम तक ये एग्जिस्ट नहीं करता। एट अ हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर्स, at a height of about 20 kilometers, it is formed from atmospheric oxygen in presence of sunlight. तो सी लेवल से 20 किलोमीटर ऊपर के हाइट पे ये ऑक्सीजन से जब सनलाइट का कांटेक्ट होता है तो वहां पे ओजोन फॉर्म होता है। दिस ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम एन एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये जो ओजोन लेयर है ये अर्थ सरफेस को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। प्रिपरेशन में देखो, बोल रहा है कि व्हेन अ स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन इज पास थ्रू अ साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन अकर्स। तो इस तरीके से 10% ओजोन का फॉर्मेशन होता है। द प्रोडक्ट इज नोन एज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उसको ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बोलते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी होता है और ओजोन भी होता है। तो आप देख रहे हो कि ये रिएक्शन जो है 3O2 gives 2O3, ये हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एक बात और आप देख सकते हो इस रिएक्शन के रिगार्डिंग, कि इस रिएक्शन की जो एंट्रोपी का चेंज है वो नेगेटिव है। अगर आप ये ऑक्सीजन से ओजोन का फॉर्मेशन रिएक्शन को कंसीडर करो, तो एक तो बोल रहा है कि ये रिएक्शन हाईली एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच पॉजिटिव है इसका, और दूसरा डेल्टा एस यहाँ पे नेगेटिव है। इसके लिए डेल्टा एस नेगेटिव है और डेल्टा एच पॉजिटिव है। अब आप देखो, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव है तो ऐसी रिएक्शन को आप किसी भी कंडीशन में स्पॉन्टेनियस नहीं बना सकते, क्योंकि स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी नेगेटिव है और यहाँ पे आप देख रहे हो ये पॉजिटिव है, मतलब ये इसके नेगेटिव होने के फेवर में नहीं है, और ये नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, तो ये भी इसको नेगेटिव बनाने के फेवर में नहीं है। तो न तो डेल्टा एच इसको नेगेटिव बनाने के फेवर में है, न डेल्टा एस इसको नेगेटिव बनाने के फेवर में है। इसलिए ये रिएक्शन किसी भी कंडीशन में स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती। ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है अंडर ऑल कंडीशन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अंडर ऑल कंडीशन, ये इसकी स्पेशलिटी है। So since the formation of ozone from oxygen is an endothermic process, it is necessary to use a silent electrical discharge in its preparation to prevent its decomposition. Silent electric discharge का मतलब sparkless electric discharge, जिसमें स्पार्किंग न हो। नहीं तो उस स्पार्किंग से क्या होता है, जो ओजोन बनता है वो ओजोन फिर से डिकम्पोज होकर के ऑक्सीजन बन जाता है। तो बोले इफ कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन ग्रेटर देन 10% आर रिक्वायर्ड, अ बैटरी ऑफ ओजोनाइजर कैन बी यूज्ड, एंड प्योर ओजोन
इसमें एनसीईआरटी में जो बॉइलिंग पॉइंट गिवन है ओल्ड एडिशन में 388 केल्विन गिवन है, शायद ये 161.1 केल्विन है। क्या गिवन है बेटा बॉइलिंग पॉइंट? न्यू एडिशन में बॉइलिंग पॉइंट क्या गिवन है इसका? 161.1 केल्विन जो है ये सही वैल्यू है। तो एंड प्योर ओजोन बॉइलिंग पॉइंट 161.1 केल्विन कैन बी कंडेंस्ड इन अ वेसल सराउंडेड बाय लिक्विड ऑक्सीजन। मतलब अगर आपको 10% से ज्यादा ओजोन कंसंट्रेशन चाहिए तो आप यहाँ पे ये ओजोनाइजर को यूज कर सकते हो, जो कि ओजोन बैटरी होती है, या यहाँ पे आप जो है इसको एक तरीके से डिस्टिलेशन करा करके भी आप इसका कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हो। आप इसको डिस्टिल करके भी इसका कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हो, या आप ओजोनाइजर को यूज कर सकते हो अगर 10% से ज्यादा ओजोन कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। आगे देखो, बोला है प्योर ओजोन इज अ पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड एंड वायलेट ब्लैक सॉलिड। अगर गैसेस फॉर्म में कंसीडर करें तो इसका कलर कैसा है? पेल ब्लू कलर है, और लिक्विड फॉर्म में डार्क ब्लू लिक्विड है, और सॉलिड फॉर्म में वायलेट ब्लैक सॉलिड है। ओजोन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। इसकी जो स्मेल होती है वो फिश लाइक स्मेल होती है। ठीक है, ओजोन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक फिश लाइक स्मेल आप लिख सकते हो। एंड इन स्मॉल कंसंट्रेशंस इट इज हार्मलेस। अगर कंसंट्रेशन इसका लो है तो ये हार्मलेस है। However, if the concentration rises above about 100 parts per million, अगर इसका कंसंट्रेशन 100 ppm से ज्यादा हो जाता है, ब्रीदिंग बिकम्स अनकंफर्टेबल। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जो ब्रीदिंग है वो अनकंफर्टेबल हो जाती है, रिजल्टिंग इन हेडेक एंड नॉसिया। तो उसकी वजह से हेडेक और नॉसिया होता है। नॉसिया जिसमें वॉमिटिंग होती है। आगे बता रहा है कि ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल with respect to oxygen since its decomposition into oxygen results in the liberation of heat. Delta H is negative and an increase in entropy. आप इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दो। अगर आप इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दो तब क्या हो जाएगा? ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा और डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी रिवर्स रिएक्शन किसी भी कंडीशन में स्पॉन्टेनियस है। ओजोन से ऑक्सीजन का कन्वर्जन किसी भी कंडीशन में स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस अंडर ऑल कंडीशन, जबकि ऑक्सीजन से ओजोन का फॉर्मेशन किसी भी कंडीशन में नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो बोले कि ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन सिंस इट्स डिकम्पोजिशन इनटू ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द लिबरेशन ऑफ हीट। डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड एन इंक्रीज इन एंट्रोपी। डेल्टा एस इज पॉजिटिव। दीज टू इफेक्ट्स reinforce each other, resulting in large negative gas energy change delta G for its conversion into oxygen. It is not really surprising. Therefore, high concentrations of ozone can be dangerously explosive. इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर ओजोन का हाई कंसंट्रेशन आपने कहीं पे यूज किया है और अगर किसी भी तरीके से वो कन्वर्जन ओजोन का ऑक्सीजन में होना शुरू हुआ तो क्या होगा? जिस वेसल में आपने ओजोन को रखा है वहां पे प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ेगा और एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन कैन बी डेंजरसली एक्सप्लोसिव, ये बात यहां पे बोली जा रही है। ठीक है, अच्छा एक इंफॉर्मेशन आप यहां पे और नोट कर लो, बस इसी के साथ मैं क्लास को कंप्लीट करता हूं, बाकी केमिकल प्रॉपर्टी बाद में देख लेंगे। लिख लो, लिखो, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर but readily dissolves
it is slightly soluble in water but readily dissolves in organic solvents. It is slightly soluble in water but readily dissolves in organic solvents such as turpentine oil, cinnamon oil, CINNAMON, cinnamon oil, carbon tetrachloride, and in glacial acetic acid. एक और बात लिख लो, इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो ओजोन डायामैग्नेटिक होता है जबकि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है। बाकी इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसके यूजेस और इसका एनालिटिकल टेस्ट, ठीक है, इसको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद फिर कल जो है सल्फर के एलोट्रॉप का डिस्कशन भी कल फिनिश कर देंगे और फिर सल्फर के जो कंपाउंड्स हैं उनका डिस्कशन स्टार्ट होगा। ओके बेटा।